नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चले रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, फिर आपको बताएंगे देश का हाल और फिर बात करेंगे प्रदेश की। भूख सभी को लगती है, ये स्वाभाविक भी है। इससे पता चलता है कि शरीर को अब कुछ न कुछ खाने की आवश्यकता है। हालांकि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को खाना खाने में के लिए कुछ देर के बाद ही फिर से भूख लगने लगती है और ऐसे में उसे खाने को ना मिले तो उसके सर में तेज दर्द होने लगता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और किसी काम में ध्यान ही नहीं लगता। समय पर भूख लगने की आदत तो ठीक है, लेकिन बार बार भूख लगने की आदत खराब होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके पीछे कई तरह की वजह हो सकती है। कई बार किसी बीमारी या स्वाभाविक स्वास्थ्य संबंधी किसी और समस्या की वजह से बार बार या अधिक भूख लग सकती है। इन वजहों को समय पर पहचानना बेहद ही ज़रूरी है, वरना बाद में ये गंभीर भी हो सकती हैं। शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें भूख कम करने वाले गुण होते हैं। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपको बार बार भूख लगने की समस्या हो सकती है। मीट, मछली, चिकन, अंडा, सोयाबीन, दाल, पनीर, ड्राई फ्रूट, दूध आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। सेहतमंद बने रहने के लिए उचित नींद बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो इसको ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाते हैं और बार बार भूख लगने लगती है। दरअसल ग्रेलिन हार्मोन भूख का संकेत देते हैं, इसलिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए उचित मात्रा में पानी पीना भी बेहद ज़रूरी है। इससे दिमाग से लेकर पाचन सब कुछ एकदम सही रहता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पानी कम पीने को वाले को भी बार बार भूख की समस्या हो जाती है, इसलिए रोज़ाना उचित मात्रा में पानी ज़रूर पिएं। शरीर में अगर फाइबर की कमी हो जाए तो जल्दी भूख लगने लगती है। दरअसल फाइबर में भूख को नियंत्रित करने वाले गुण होते हैं। अगर आप भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त आहार लेते हैं तो इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसलिए आप अपनी डाइट में ओट्स, अलसी के बीज, शकरकंद, संतरा और नट्स जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का आना भी लगभग तय माना जा रहा है। संक्रमण की दर और टीके की कमी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर डालेगी। इस वजह से अभिभावक में काफ़ी दहशत और भ्रम की स्थिति है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि माता पिता को वायरस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बच्चों पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं होगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं कि कोविड की आगामी लहर में बच्चों काफ़ी संक्रमित फैल होगा और उनमें ज़्यादा मामले आएंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर हम पहले और दूसरे चरण के आंकड़ों को देखते हैं तो ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये दिखता है कि बच्चे सामान्य तौर पर सुरक्षित है और अगर उसमें संक्रमण होता भी है तो मामूली संक्रमण आता है। वायरस बदल नहीं सकता, इसलिए इस तरह के संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अभी तक साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं कि आगामी लहर में बच्चों में इसका गंभीर संक्रमण होगा या उनमें ज़्यादा मामले आएंगे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चे इस वायरस की चपेट में ज़्यादा आएंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। और दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस ने देश की राजधानी के लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। करीब 2 हफ्ते पहले हुई बारिश ने कुछ वक्त के लिए दिल्ली और NCR का तापमान कम तो किया, लेकिन उमस और चिलचिलाती धूप ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन मौसम विभाग द्वारा दिल्ली के लोगों को राहत की सांस मिलने की उम्मीद सितंबर के पहले हफ्ते में ही नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे में दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ बारिश होगी। और भारतीय मौसम विज्ञान भवन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 6 सितंबर तक दिल्ली में रोज हल्की बारिश के साथ गरज का अनुमान है। इस दौरान तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। राजधानी दिल्ली में फिलहाल हल्की बारिश हो रही है और जो उमस भरी गर्मी को कुछ हद तक कम करेगा। अधिकतम पारा बीते दिन हुई बारिश से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। दिल्ली में अधिकतम पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिलहाल न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली NCR के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल में भी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर।
अफगानिस्तान से करीब 20 साल के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बनी स्थिति और भारत की प्राथमिकताओं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों का समूह नजर रखे हुए है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद ये समूह नियमित तौर से बैठकें कर रहा है। भारत की फौरन प्राथमिकताएं अफगानिस्तान से सभी भारतीयों की वापसी, नई दिल्ली के साथ खड़े रहने वाले अफगान लोगों को लाना, इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का आतंक के लिए इस्तेमाल ना हो। सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान में बने हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और साथ ही अन्य अधिकारियों का एक समूह बनाने के निर्देश दिया था, जो भारत की प्राथमिकता पर नजर रखे हुए है। सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान में उभरती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में निर्देश दिए है कि एक उच्च स्तरीय समूह भारत की तत्काल प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करे और इस समूह में विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। चलिए आपको बताएंगे कि आखिरकार हरियाणा के डिप्टी सीएम ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर क्या कहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर कहा है कि अगर कोई आप पर हमला करने की कोशिश करेगा तो आप उसका माला पहनाकर स्वागत तो नहीं करेंगे। चौटाला ने कहा कि उन्हें यानी कि पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया है, यदि कोई आप पर हमला करने की कोशिश करेगा तो आप उसका माला पहनाकर स्वागत तो नहीं करेंगे। उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। पिछले 9 महीने में हमने ये सुनिश्चित किया है कि अधिक बल प्रयोग ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इरादा अराजकता पैदा करने का हो तो अलग बात है। चलिए खबरों में बात करेंगे फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला विधानसभा क्षेत्र के जुनहेड़ा गांव में जन्माष्टमी का पर्व ग्रामीणों ने धूमधाम के साथ मनाया। इस जन्माष्टमी उत्सव में ग्रामीण नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। दिखाई दे रहा नजारा पृथला विधानसभा क्षेत्र के गाँव जुनहेड़ा का है, जहाँ ग्रामीण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन कर रहे थे। शिव कांवड़ सेवा दल द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए और जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया। समारोह में पहुंचे अतिथियों की माने तो ये कार्यक्रम राजनीति से बहुत दूर है, क्योंकि सब लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना रहे हैं, जिसको लेकर लोग दूर दराज से इस आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे। और इतना ही नहीं, गांव के बुजुर्ग और नौजवान युवा जन्माष्टमी के पर्व पर पूरे गांव में कई सदियों से जन्माष्टमी के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, आप क्या कहना चाहोगे, क्यों इसे हिंदू धर्म में मनाया जाता है? हमारे हिंदू समाज में मतलब ये कान्हा जी जो है हमारे पुराना वो चला आ रहा है, तो इसमें हम लोग मतलब बहुत अच्छी प्रकार से अपने कान्हा जी का जन्म मनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। अच्छी तरीक़ा से हम यही होता है हमारे। कितने सालों से आप लगातार इस प्रोग्राम को देखते हुए आ रहे हैं जुनहेड़ा गाँव? चुनाव मुझे तो 7 साल हो गए, जब से आए हैं 7 साल हो गए यहाँ ये प्रोग्राम हम मना रहे हैं। कैसा आयोजन यहाँ पर किया जाता है जन्माष्टमी? ये आयोजन बहुत मतलब धूमधाम से किया जाता है। झांकियाँ निकलती पूरे गांव में, मतलब घूमते हैं हम लोग, परिक्रमा करते हैं गांव के, फिर यहाँ आके अपना अच्छी तरीके से यहाँ प्रोग्राम नाच गाना मतलब होता है कान्हा जी का। आई साल प्रोग्राम? हाँ, आई साल देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। मेरा नाम छविकांत कौशिक है और एक हमारी संस्था है शिव कांवड़ सेवा समिति के नाम से। इसमें हमारे सभी नौजवान भाई जुड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम काफ़ी पुराने सालों से हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं। तो उसी बात को रख के हमारे बुजुर्गों का त्यौहार है, हमने वो त्यौहार वहीं की वहीं बनाए रखा है। हम हर साल किस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार आपके गाँव में मनाया जाता है? हमारे गांव में ये जन्माष्टमी का त्यौहार, इसमें भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं और स्टेज प्रोग्राम भी होता है, इसमें मटकी का भी प्रोग्राम होता है जी इसमें, और जो आपके सामने जो और बाकी तुम्हारे सामने जो कुछ। कितने गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं इस कार्यक्रम में? आसपास के सारे गांव के लोग आते हैं जी। हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं, जैसा भी हम पे होता हम उनका तहे दिल से हर तरह से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत कितने सालों से आप इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं? 15-20 सालों से हमारे बुजुर्गों से मनाया जा रहा है। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। कितने गांव के लोग हैं जो इसमें भाग लेते हैं? आसपास के करीबन 10-5 गांव के लोग, हमारे सब आसपास के भाई जो मित्र हैं, सभी को सहयोग और सब बड़े प्रेम से मनाते हैं। क्या खासियत रहती है इस प्रोग्राम के अंदर? इस प्रोग्राम की खासियत ये रहती है कि हमारी जितनी बस्ती है सभी अपने दुष्प्रभावों को मिटा करके, आपसी कलेशों को मिटा करके एक होकर के सभी बस्ती बड़े प्रेम से मनाती है जी।
क्या कहना चाहेंगे आप? आज कृष्ण जी का जन्म है और उसके लिए हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है इनकी, तो क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे हमारी बस्ती, हमारा समाज, हमारा धर्म हिंदू जो सनातन धर्म है हमारा। चलिए करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के गांव सोतई में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में पहले दही हांडी चढ़ाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने गोली मारकर दूसरे युवक की हत्या कर दी। मृतक युवक का नाम भूपेंद्र है, वो गाँव का ही निवासी है। वहीं गोली मारने का आरोप भोली सरपंच के बेटे सोनू पर है। उधर ग्रामीणों से पता चला है कि जन्माष्टमी के अवसर पर गाँव निवासी 20 वर्षीय भूपेंद्र और भोली सरपंच का लड़का सोनू अलग अलग वृंदावन गए थे। वहां से दोनों दही हांडी लेकर आए थे। यह हांडी गांव के मंदिर में चढ़ाई जानी थी। दोनों के बीच पहले दही हांडी चढ़ाने की होड़ लग गई। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। पहले दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, फिर सोनू ने पिस्टल निकाल दी और गोली चला दी। एक गोली भूपेंद्र को लगी, उसे सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची फरीदाबाद पुलिस ने सोनू को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव में पुलिस तैनात की गई है। योगेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव से बोल रहा ये अभी बीती रात जो हादसा हुआ है इसके मामले में क्या जानते हैं और कुछ बताएं थोड़ा सा। हूँ। ये सब दही हांडी लेके आ रहे थे वृंदावन से, तो वहाँ पे इन्होंने झगड़ा कर दिया और 10 बंदों ने इसको पकड़ के गोली मार दिया। तो मामला क्या है? मैं पुरानी रंजिश के चलते है या कुछ क्या है? रंजिश कुछ नहीं है। तो किन कारणों से इनकी हत्या की गई? क्या कारण है? तो बताते हैं कि पूर्व सरपंच जो है दबंग किस्म के हैं, गांव में दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं इस तरीके से। 5 साल से गुत्ते आ रहे हैं। अच्छा। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहें जी को पकड़ जाए और कहा जाए। जो मृतक हैं इनका वृंदावन से मटकी लेने के लिए गए थे। तो ये मटकी लेके जैसे अपने मंदिर पर भोग लगा के कान्हा जी को भोग लगा के वहाँ से निकल रहे थे। तो ये पूर्व सरपंच कुंवरपाल भोली, इसके भाई भतीजे, इसका लड़का, इसके रिश्तेदार, ये सब पहले ही सोची समझी साजिश से आए। वहाँ पे इनके पास एक लाइसेंसी हथियार भी है और कोई इनके साथ में 3-4 हथियार अवैध भी थे। उनको इनने सीधी मारने की नीयत से आए, क्यों ये चाहते हैं कि गांव में इनका दबदबा बना रहे। तो कोई ये नहीं चाहता कि इनके कोई जैसे कोई गलत काम कर रहे हैं तो इनका कोई विरोध करे। तो इन्होंने कोई 1-2 काम गलत किए थे तो हमने उनका विरोध किया। तो ये चाहिए सोचते थे कि अब इनको हम रास्ते से हटा दें। इन्होंने बहुत बढ़िया मौका देखा, वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एक इलाका देखा, वो भी इन्होंने देखे कि कहाँ पे CCTV कैमरे लग रहे हैं। आप वहाँ पे उसमें छुप के उन्होंने आए। इनके पास में पिस्टल रिवॉल्वर थी और जो उनके साथ में और थे, इनके जो कुंवरपाल भोली सरपंच है पूर्व हैं, इनके जो भाई हैं, भाई के लड़के थे, इनका लड़का था, इनके रिश्तेदार थे। इन्होंने वहाँ पे अपना फायरिंग की है, सीधी फायरिंग, सीधी जो मेरे ताऊ के लड़के थे जो बाल बचे थे, इन्होंने सीधा फायर उस पर किया। उसके बाद में इन्होंने जब वहाँ पे नहीं चली तो इसके दाई में तरफ एक हमारे गांव पड़ोस में से परिवार में से एक भाई और था, फिर वहाँ पे इसने चलाई है तो यहाँ पे भी इसकी नहीं चली है। तो इन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इन पे तेज धार। बढ़ती खबर की और हौसले बुलंद हो तो शरीर की अक्षमता भी घुटने टेक देती है। ऐसा ही कर दिखाया है बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में रहने वाले सिंहराज ने। मात्र 4 साल में ही देश के लिए मेहनत करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडलों के ढेर लगा दिए हैं और आज टोक्यो में पैरालंपिक टूर्नामेंट में 10 मीटर शूटिंग में निशाना लगाते हुए उन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिंहराज की उपलब्धि पर उनके परिजन खुशी से झूम उठे और देशवासियों को बधाई दी। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद भी लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचे। अब 4 सितंबर को 50 मीटर शूटिंग में सिंहराज निशाना लगाएंगे। बता दें कि बल्लभगढ़ स्थित ऊंचा गांव में शूटर सिंहराज के घर पर परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाते हुए नजर आए। सिंहराज के छोटे भाई उधम सिंह, उनकी पत्नी कविता और उनके माता पिता प्रेम सिंह अधाना ने खुशी व्यक्त करते हुए देशवासियों को बधाई दी। सिंहराज के छोटे भाई ने बताया कि आज उनके परिजन इतने खुश हैं कि इस खुशी को शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने परिजनों और सिंहराज की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मेरा नाम उधम सिंह अधाना है। मैं पैरा शूटर पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिंहराज का छोटा भाई हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को
अपने परिवार की तरफ से, सिंहराज जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो गौरव का दिन है, मैं चाहूँगा कि ये देश आज इस उत्सव को आज मनाएगा, क्योंकि सिंहराज ने भारत का नाम टोक्यो जापान में जो आज झंडा बुलंद किया है, वो वाकई में एक गौरव करने का विषय है। मैं बहुत खुश हूँ, ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे कि सिंहराज ने मात्र 4 साल में, जो मेरे बड़े भाई हैं, मात्र 4 साल में जो ये सफ़र तय किया है, ये अपने आप में एक कहानी है। क्योंकि 2017 में एक इंसिडेंट कहेंगे कि अपने भतीजे को लेके वो शूटिंग रेंज गए थे, वहाँ उन्होंने उसको शूटिंग गेम को पहली बार देखा। वहाँ से जब उन्होंने स्टार्ट की अपनी शूटिंग की जर्नी, और मात्र 10 या 11 महीने में पहला एशियन ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने लिया। और उसके बाद जो मेडल्स की झड़ी, आज उनके पास 20 से 25 इंटरनेशनल मेडल हैं सिर्फ 4 साल की जर्नी में। और फ्रांस में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पहला जो देश को पहला कोटा सिंहराज जी ने ही दिलवाया था। उन्होंने जो उसमें अपना गेम खेला था फ्रांस में। और आज उसी दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ओलंपिक में आज मेरे बड़े। चलिए खबरों में बात करेंगे अब सोना की। सोना में इस समय बदमाशों का जमकर आतंक है। उन्हें कानून जैसी चीज की कोई परवाह ही नहीं। ऐसा ही मामला सुबह के समय देखने को मिला, जब एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आए युवक को जब मेडिकल स्टोर वाले ने कुछ समय ठहरने के लिए कहा तो ये बात उस पर भारी पड़ गई। युवक दवाई देने के लिए थोड़ा इंतजार करने की कहने पर दुकानदार को ये बात बहुत भारी पड़ी। गुस्साए युवक ने मेडिकल स्टोर पर मौजूद 3 युवकों को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मेडिकल स्टोर मालिक पीयूष का कहना है कि वो अपने साथी सौरभ के साथ खाना खा रहा था। उस दौरान युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों ही घायलों को सोना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में तीनों को गुड़गांव के लिए रेफर कर दिया गया। एक्चुअली क्या था कि ये मंडी में ये झगड़ा बताया जाता है, किसी बंदे ने और मेडिकल स्टोर वाले को, शॉपकीपर को, किसी को चाकू मार दिया, जिसमें 3 बंदे इंजर्ड हुए थे। पीयूष था, नरेश था और एक सौरभ था। इनको क्या कितनी चोटें हैं, इंजरी कितनी है? इसको इंजरी है, जो पीयूष है, पीयूष को 4 चोटें लगी हुई हैं, जो कि चारों चाकू की हैं। जिसमें नरेश है, नरेश को 1 चोट है, जो उसके माथे पे चाकू लगा हुआ है। और जो सौरभ है, मेरा भांजा और भतीजा है पीयूष। अच्छा। और सौरभ। अच्छा। ये अंदर दुकान में बैठे खाना खा रहे थे। अच्छा। खाना खाते हुए जैसे पेशेंट आ जाता है, कोई मरीज आ जाता है दवाई के लिए। अच्छा। तो ये उसने दवाई मांगी। अच्छा। ये बोले 2 मिनट रुक जाओ, खाना खाकर भी तेरे को दवाई दे देते। अच्छा। जैसे ही खाना खाने के बाद फारिग हुए थे, इतने अंदर काउंटर में, अंदर जैसे काउंटर होता है साइड का, अच्छा, अंदर कूदे। अंदर कूदने के बाद चक्कू चलाया। अच्छा। चक्कू चलाने के बाद हमारे भांजे के कान पे और हाथ पे अच्छा रखा हुआ है। अच्छा। इससे कोई पहले दुश्मनी थी आपको? कोई दुश्मनी, हम जानते नहीं सर इसको तो। अच्छा, मतलब वैसे ही आया, कस्टमर होता है, कस्टमर के नाते। अच्छा। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? अभी कुछ नहीं करी। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। आपको बता दें कि पलवल सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायदास का गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 21 वर्षीय विवाहिता की ससुराल जनों ने फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति सहित 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच अधिकारी एएसआई सतवीर सिंह ने बताया कि गोरोला गांव जिला अलीगढ़ निवासी ओम प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने अपनी बेटी रेखा की शादी रायदास का गांव निवासी मोहित के साथ की थी। शादी में हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया गया, लेकिन रेखा के ससुराल पक्ष के लोग अधिक दहेज की मांग करते हुए अक्सर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते रहे। गत 28 अगस्त की रात को रेखा के साथ पति मोहित, ससुर प्रेमचंद के साथ उर्मिला ने मारपीट की और कमरे में बंद कर दिया। मारपीट से आहत होकर रेखा ने अंदर फांसी लगा ली। किस टाइम की घटना है? समय पर तो कही है जी, रात की घटना। बीती रात की। किस तरह से मारी है? फांसी दे दी। मौके पे गए होंगे, आपने क्या देखा, क्या मिला वहाँ पे आपको? हमसे पहले तो वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। पुलिस पहुँची? हाँ जी। डॉक्टर भी लगा रखे थे उन्होंने। जब तक आप गए तब भी लटकी हुई थी? नहीं, हमसे पहले उतार ली थी। क्या चाहते हैं आप इस मामले में, क्या होना चाहिए? देखो, कानून के ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें।
सज़ा मिलनी चाहिए दोषियों को। कौन कौन है इस मामले में जो दोषी हैं जिन्होंने मारा है? दोषी उनके घर वाले हैं सारे, और एक भी मौके पर नहीं मिला हमको, फरार हो गए सारे। कौन कौन है? किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत दी आपने? मुकदमा सब पे होना चाहिए जो उनके। कौन कौन है? पति है, लड़का, वो चाचा और पिताजी उनका। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।